हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज की तारीख है 19 जनवरी 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से क्षमा चाहेंगे, मॉर्निंग में करंट अफेयर क्लास अपलोड ना करने की वजह है थोड़ा सा हमको मार्केट में काम था, इसलिए हम बाहर चले गए और आने में हमको लेट हो गया। फिर हमने क्लास रेडी किया और अभी जो है हम क्लास अपलोड कर रहे हैं। और आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप सभी को 20 क्वेश्चन कुमार गौरव सर के पूरी व्याख्या के साथ करंट अफेयर मिलने वाला है और 25 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से मिलेगा। आप सभी को पता है कि आने वाले एग्ज़ाम आरओ, एआरओ, यूपीपीएससी जैसे एग्ज़ामों के लिए यूपी करंट अफेयर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम डेली 20 से 22 प्रश्न जो है यूपी स्पेशल से पढ़ेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। बस इतनी सी रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ एक कमेंट तो कर दें और भाई का प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार है। तो पहला प्रश्न है हमारा, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चौथा स्थान मिला है। अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024, इसका मतलब होता है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग का मतलब होता है किस देश की सेना कितनी मजबूत है। तो इस मामले में जो है सबसे मजबूत सेना किस देश का है? यूएसए का है। दूसरे नंबर पर रूस, तीसरे नंबर पर चीन और चौथे नंबर पर भारत, पांचवें नंबर पर साउथ कोरिया। तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में पहला स्थान यूएसए का है, दूसरा रूस का है, तीसरा चीन का है, चौथा भारत का है, पांचवा साउथ कोरिया का है। तो हमें अपना किस रैंक पर हमारी सेना है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चौथे स्थान पर हमारा रैंक है। ठीक है, तो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत की रैंक है चौथा। अब देख लेते हैं, अगर बात करें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अगर अंतिम स्थान पूछे किस देश का है, तो यह भूटान का है। अब कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स में देख लेते हैं भारत की रैंक क्या है। तो जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127, पीस इंडेक्स और हैप्पी इंडेक्स, इन दोनों में, तो पीस इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स दोनों में भारत की रैंक है 126। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 111। इसके बाद है आपका इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक है 40। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 7। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 161। इसके बाद अब हम देखते हैं लल्लन टॉप प्रश्न में, UNHCR नान शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो यह मिला है अब्दुल्लाही मायर को। इसके बाद फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन द ऑनर किसे मिला है? तो यह मिला है BR ललितांबिका जी को। तो अब हम अपने सेकंड प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो फीफा ने पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसे दिया है? आपका ऑप्शन एर्लिंग हॉलैंड, लियोनेल मेसी, पेप गार्डियोला, एंडरसन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लियोनेल मेसी को जो है पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है 2023 का। इसके बाद इसमें व्याख्या देख लेते हैं। फीफा के वर्तमान हेड कौन है? तो इन्फेंटिनो है। इन्हें अभी हाल ही में यूएई के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इन्फेंटिनो को दिया गया है खेल व्यक्तित्व पुरस्कार। और यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूएई के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद है फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख में। और फीफा की स्थापना कब की गई थी? तो 1904 ईस्वी में की गई थी। अभी जो है फीफा के द्वारा जो है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी पुरुष वर्ग में किसे दिया गया है? तो लियोनेल मेसी को दिया गया है। लियोनेल मेसी को बैलन डी ओर पुरस्कार और गोल्डन बॉल, ये दोनों पुरस्कार जो है लियोनेल मेसी को मिल चुका है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार भी लियोनेल मेसी को मिला है। अगर बात करें कि फीफा में जो है महिला वर्ग में
सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है एटाना बोनमरी को। इनका संबंध है आपका स्पेन से। अगर बात करें लियोनेल मेसी किस देश के हैं? तो ये हैं अर्जेंटीना के। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये अर्जेंटीना के हैं। नेक्स्ट आप देख लेते हैं लल्लन टॉप प्रश्न में, भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट है आपका 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ हुई? तो 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन हुआ है गांधीनगर, गुजरात में। अगर वहीं बात करें विश्व सड़क कांग्रेस कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन किया गया है प्राग में, जो कि चेक रिपब्लिक की राजधानी है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी है? तो हाल ही में बाजार पूंजीकरण के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान सरकारी कंपनी कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा LIC है। ठीक है, अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैप में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा LIC, और दूसरे नंबर पर है SBI। अब देखते हैं कि LIC की स्थापना किस एक्ट से हुई थी? तो LIC की स्थापना 1956 एक्ट से हुआ था। इसके बाद सबसे अधिक मार्केट वैल्यू, ये भी प्रश्न पूछा जाए तो सबसे अधिक मार्केट वैल्यू किसकी है? तो यह भी LIC की है। LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो सबसे अधिक मार्केट वैल्यू किस कंपनी की है? तो यह LIC की है। कितना है? तो 5.8 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, तो 5.8 लाख करोड़ रुपए है। इस प्रकार से सबसे अधिक मार्केट वैल्यू LIC की हो जाती है। अगर बात करें बाजार पूंजीकरण में सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो वह भी LIC है। नेक्स्ट है आपका फीफा अंडर 17 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो फीफा अंडर 17 कप 2023 की विजेता टीम है जर्मनी। इसके बाद बात करते हैं रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे मिला है? तो रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार दिया गया है शीतल देवी को। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा चौथा प्रश्न है एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 में जनता का सरकार और मीडिया पर कितना भरोसा है? ठीक है, तो इस रिपोर्ट में बताया जाता है, एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर में बताया जाता है जनता का सरकार और मीडिया पर कितना विश्वास है। तो जनता का सरकार और मीडिया पर विश्वास सबसे ज़्यादा किस देश में बताया गया है? तो चीन में सबसे ज़्यादा विश्वास जो है सरकार जो है जनता जो है सरकार पर करती है और मीडिया पर। इस तरह का विश्वास सबसे ज़्यादा किस देश में देखा गया है? चीन पर। जबकि दूसरे स्थान पर किसको देखा गया है? तो भारत में। तो भारत के लोग जो है भारत की सरकार पर विश्वास करते हैं और मीडिया पर भी विश्वास करते हैं। तो भारत का रैंक हो जाता है दूसरे नंबर पर। और अगर बात करें अंतिम स्थान पर कि वहाँ की सरकार के ऊपर जो है जनता विश्वास नहीं करती है, तो अंतिम स्थान आपका हो जाएगा इंग्लैंड। तो ये आप याद रखेंगे। अगर बात करें कि एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? तो यह जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यह जारी करता है। अगर बात करें विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक कहाँ पर हुई थी? तो दावोस स्विट्जरलैंड में बैठक हुई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे अगर क्वेश्चन पूछे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं बैठक कहाँ पर हुई थी? तो दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो अगर बात करते हैं कि एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर में पहला स्थान किस देश का है? तो चीन का है, दूसरे स्थान पर भारत का है और अंतिम स्थान किसका है? इंग्लैंड का है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? तो भारत की 15वीं नंबर का अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कौन सा है? तो 15वीं नंबर का है गरबा नृत्य। अगर बात करें कि भारत का पहला अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कौन सा था? तो यह था वैदिक मंत्रोच्चारण, ये पहला था। और नवीनतम कौन सा है? तो नवीनतम है गरबा नृत्य।
इसके बाद है हाल ही में इंटरपोल की 91वीं बैठक कहाँ हुई, तो यह वियना में हुई, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अगर बात करें कि इंटरपोल की 90वीं बैठक कहाँ पर हुई थी, तो यह अपने नई दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 5वां है, ब्रिक्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ प्रारंभ होगी। तो आपको बताना है कि ब्रिक्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी कहाँ प्रारंभ होगी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो ब्रिक्स इंडिया 2024 बेगमपेट एयरपोर्ट, जो कि हैदराबाद में है, यहाँ पर प्रारंभ होगी यह प्रदर्शनी, और कितने दिनों तक चलने वाली है, तो 4 दिन तक चलेगी। इसके बाद अगर ब्रिक्स इंडिया 2024 की थीम की बात करें, तो अमृतकाल में भारत का विश्व से जुड़ाव, यह इसकी थीम है। अगर बात करते हैं कि अमृतकाल जो है कितने वर्ष के लिए है, 25 वर्ष के लिए है। कब शुरू हुआ था, तो 2022 में शुरू हुआ था, और कब तक चलेगा, तो 2047 तक। ठीक है, तो ये 25 वर्ष जो है अमृतकाल मनाया जाएगा। अब की बार जो है ब्रिक्स इंडिया 2024 की थीम रखी गई है अमृतकाल में भारत का विश्व से जुड़ाव, यह इसकी थीम है। अगर बात करें ब्रिक्स इंडिया किसने शुरू किया था, इसका शुभारंभ किए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि वर्तमान में उड्डयन मंत्री हैं। अब देख लेते हैं ललन टॉप प्रश्न में, केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन है। तो केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता टीम है इटली, और उप विजेता भारत है। 33वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है पुष्पा भारती जी को। किसके लिए, तो यादें और यादें के लिए दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 6वां प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के तहत 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी करने वाले राज्य कौन सा है। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के तहत 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश। तो आपका विकल्प सही हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। व्याख्या देख लेते हैं। तो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022, अगर बात करें कि स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को। इसमें जो है अब की बार राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड में जो है 1 करोड़ प्लस आबादी वाले राज्यों में शीर्ष स्थान किसको मिला है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी का, तो गुजरात को मिला है। अगर बात करें 1 करोड़ से कम आबादी वाले राज्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का अवार्ड किसे मिला है, तो यह मिला है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, अगर ये कई श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाता है, अपने अपने राज्यों का जो है आप गूगल कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो लीडरशिप में जो है पहला स्थान किसे मिला है, यूपी को मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर सर्वश्रेष्ठ राज्यों के प्रदर्शनी में बात करें, तो 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में गुजरात को पहला स्थान मिला है, जबकि 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी का पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं ललन टॉप प्रश्न में, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो डेनियल बोरेनबोइंग को और साथ में अली अबू अब्बास को। तो इन दोनों को जो है अब की बार इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय डायमंड बॉर्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया गया है सूरत में, और यह डायमंड बोर्स जो है किसके लिए फेमस है, तो डायमंड के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 7वां प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी की उपलब्धि किसने हासिल की है। तो हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी की उपाधि किसने हासिल की है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आर प्रज्ञानंद। व्याख्या देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि शतरंज के नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है, तो यह है आर वैशाली बाबू। इसके बाद पहला ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, तो यह बने थे विश्वनाथ आनंद जी, जो कि वर्तमान में फीडे के उपाध्यक्ष हैं। प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर की बात करें कौन बनी थी, तो यह विजय लक्ष्मी जी बनी थी। और भारत का नंबर 1
रैंकिंग शतरंज में किसका है? तो यह है आर प्रज्ञानंद जी का। और ये जो है अभी हाल ही में अजरबैजान के बाकू में आयोजित शतरंज वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो है सिल्वर मेडल जीते थे, जबकि कार्लसन ने क्या जीता था? तो कार्लसन ने जो है गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो वर्ल्ड के नंबर एक जिनका नाम था लिंग डेरेन को हराकर आर प्रज्ञानंद जो है विश्व स्तर पे जो है 11वें नंबर पे पहुंच गए हैं, जबकि भारत में बात करें तो भारत में ये नंबर 1 पर है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली, ठीक है, तो स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का क्या नाम है, जिसका भी जो है हाल ही में सफल परीक्षण किया गया? तो इसका नाम है समर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, और अगर बात करें कि समर में जो है कौन सी मिसाइल लगाई गई है, तो आकाश मिसाइल लगाया गया है। ठीक है, तो ये भारत की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है समर, इसमें जो है आकाश मिसाइल लगाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में स्वर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो स्वर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन वाराणसी में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 8वां रामायण महोत्सव कहाँ प्रारंभ होगा? तो रामायण महोत्सव प्रारंभ होगा नई दिल्ली, अयोध्या, पटना, कोलकाता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, तो रामायण महोत्सव जो है पूरे वर्ष भर चलने वाला है, जिसका होस्ट कौन करने वाला है? तो नई दिल्ली के पुराने किले से में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और रामायण महोत्सव का जो है थीम क्या रखा गया है? तो रामायण के द्वारा विश्व को जोड़ना इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट है आपका, अयोध्या में अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अयोध्या में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, IPL नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो IPL नीलामी 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं मिचेल स्टार्क। इनका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। इनको किसने खरीदा है? तो किस टीम ने? तो KKR ने खरीदा है। कितने रुपए में? तो 24.75 करोड़ रुपए में मिचेल स्टार्क को खरीदे हैं। अब तक जो है सबसे महंगे खिलाड़ी बिकने वाले कौन है? तो मिचेल स्टार्क, इनका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट देख लेते हैं, विजय हरारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो विजेता टीम है हरियाणा और उप विजेता टीम है आपकी राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 9वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सुमित नागल। अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो 2024 का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन से शुरू होता है। आपको बता दें कि साल भर में जो है कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहले नंबर पर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा हो जाता है आपका फ्रेंच ओपन, तीसरा हो जाता है आपका विंबलडन ओपन और चौथा हो जाता है आपका US ओपन। तो साल की शुरुआत जो है किस ओपन से होती है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है, और साल का अंत जो है किस ओपन से होता है? तो US ओपन से होता है। तो 2024 में पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा शुरू हुआ? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हुआ है, जिसमें सुमित नागल जो है हरा दिए हैं किसको? बुबलिक को हरा दिए हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, सुमित नागल की रैंक जो है विश्व स्तर पर 127 है, जबकि बुबलिक की विश्व स्तर पर रैंक कितनी है? तो 27 है। सुमित नागल की 127 है और बुबलिक की 27 है। तो ऐसा करने वाले सुमित नागल दूसरे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने बुबलिक को हराया है। और बुबलिक जो है किस देश के हैं? तो बुबलिक का संबंध हो जाता है कजाकिस्तान से। अगर सुमित नागल पहले बने हैं, दूसरे भारतीय बने हैं, तो पहले भारतीय कौन बने थे? तो बने थे 1989 में। ठीक है, तो 1989 में जो है कृष्णन थे पहले भारतीय जिन्होंने मेंट बिलेंडर को हराया था। उस समय जो है मेंट बिलेंडर जो है विश्व के पहले नंबर 1 के टेनिस प्लेयर थे। इनको हराया था किसने? कृष्णन ने हराया था। तो पहले बने थे कृष्णन और दूसरे कौन बने हैं? सुमित नागल बन गए हैं। ठीक है,
तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? सुमित नागल बने हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में किसे हराया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा बुबलिक को हरा दिए हैं सुमित नागल। अब देख लेते हैं हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का मिला है संजीव जी को। और बात करें इनकी किस कविता के लिए, तो मुझे पहचानों के लिए मिला है। FHI प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है हार्दिक सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, और आज का आखिरी प्रश्न है, मतलब 18 जनवरी का आखिरी प्रश्न है। फिर इसके बाद हम 19 जनवरी का करंट अफेयर यानी कि आज के करंट अफेयर को भी पढ़ेंगे। तो 75वें एमी अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ लेखक श्रेणियों में किसे पुरस्कार मिला है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा द बियर को। इसके बाद द बियर क्या है? यह एक नाटक है। अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो एमी अवार्ड्स जो है यह टेलीविजन का पुरस्कार होता है। अब की बार जो है 75वीं क्रम का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? लॉस एंजल्स में। और लॉस एंजल्स में ही 2028 का ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। एमी अवार्ड्स में जो है 75वीं क्रम में जो है बेस्ट एक्टर, बेस्ट कॉमेडी, बेस्ट निर्देशक और बेस्ट लेखक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो द बियर नाटक को दिया गया है। ठीक है, तो बियर क्या है? एक नाटक फिल्म है, द बियर को दिया गया है, जिसमें जो है बेस्ट एक्टर का पुरस्कार जेरेमी एलन को दिया गया है, बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार क्वेटा को दिया गया है और बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार क्रिस्टोफर को दिया गया है। तो इन तीनों का संबंध किस मूवी से है? तो द बियर से है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका आइसलैंड के हुसाबिक संग्रहालय ने किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार दिया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसरो को। इसके बाद आपका यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे घोषित किया है? तो यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा घोषित किया है कैंप गोड़ा हवाई अड्डा को। और यह हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह बेंगलुरु में है, बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 19 जनवरी का, यानी कि आज के करंट अफेयर को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें स्टूडेंट। तो हमारा पहला प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो आपका सही जवाब हो जाएगा युगांडा में। गुट निरपेक्ष का मतलब होता है कि जो मतलब ऐसा देश जो ना तो अमेरिका में शामिल हुआ और ना रूस में। ठीक है, जो अपन तटस्थ रहा उसे कहते हैं गुट निरपेक्ष। तो भारत जो है ना अमेरिका की तरफ शामिल हुआ था और न आपके रूस की तरफ गया था। तो भारत जो है कैसा देश बन गया था? गुट निरपेक्ष बन गया था। तो इसी प्रकार से जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? युगांडा में होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गुट निरपेक्ष को जो है नाम भी कहते हैं, यानी NAM यानी नॉन अलायंस मूवमेंट, इसे गुट निरपेक्ष आंदोलन भी कहते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। कहाँ पर? बेलग्रेड, सर्बिया में हुई थी। सर्बिया की राजधानी की बात करें तो बेलग्रेड। तो यहीं पे जो है नॉन अलायंस मूवमेंट की स्थापना हुई थी 1961 में। 1955 में जो है अगर बात करें कि किस सम्मेलन से जो है नॉन अलायंस मूवमेंट की स्थापना हुई थी, तो 1955 के बांडुक सम्मेलन से इसकी स्थापना होती है। 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? युगांडा में होगा। ठीक है, युगांडा के कंपाला में होगा, ये आप याद रखेंगे। और कब होगा? तो 19 से 20 जनवरी के बीच होगा। भारत की तरफ से कौन भाग लेंगे? तो S जयशंकर भारत की तरफ से इसमें भाग लेंगे। और S जयशंकर जी कौन है? भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट है 18वां, अगर बात करें तो 18वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो यह बाकू अजरबैजान में हुआ था। ब्रिक्स 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो यह रूस में होगा। और ब्रिक्स 2023 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसके बाद है आपका G20 का 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो G20 2024 का आयोजन होगा ब्राज़ील में। और G20 2023 का आयोजन अपने भारत में हुआ था। सेकेंड प्रश्न देख लेते हैं। सेकेंड प्रश्न है हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किसने शुरू किया है? आपका सही जवाब हो जाएगा आसाम सरकार ने।
इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम सरकार ने शुरू किया है, जो कि असम की सीएम है हेमंत बिस्वा शरण जी। इन्होंने जो है महिलाओं को आजीविका साधन को बढ़ावा देने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, तो महिलाओं को आजीविका साधन को बढ़ावा देने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है। इसमें क्या होगा, तो इसमें महिलाओं की वार्षिक आय जो है 1 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर बात करें कि असम के जो है गवर्नर कौन है, तो गुलाब चंद्र कटारिया जी हैं। अब देख लेते हैं लल्लन टॉप प्रश्न में, अम्बुबाची मेला कहाँ पर लगता है, तो कामाख्या देवी मंदिर में लगता है, और यह कहाँ पर है, तो यह असम में है। तो अम्बुबाची मेला का संबंध हो जाएगा असम से। अमृत वृक्ष आंदोलन कहाँ पर शुरू हुआ था, तो यह असम में शुरू हुआ था। बिहू, बगरुम्बा, वांगचू फेस्टिवल, तो ये तीनों फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, असम में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा तीसरा, हाल ही में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा वोल्ट का संबंध किससे है, तो दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा वोल्ट का संबंध है चीन से। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो चीन की कंपनी है बीटा वोल्ट, इसने जो है विश्व की पहली परमाणु बैटरी बनाई है। और क्यों बैटरी बनाई है, क्योंकि आप देखते होंगे कि कोई भी बैटरी बनाओ तो उसे बार बार चार्ज करना पड़ता है, इसलिए बीटा वोल्ट कंपनी ने ऐसी परमाणु बैटरी बना दी है जिसको जो है बार बार चार्ज नहीं करना पड़ेगा। यानी आप एक बार चार्ज कर देंगे तो 50 साल चलने वाला है। यानी कि अगर आज हम चार्ज कर देते हैं तो हमारा बच्चा जब आप सभी को पढ़ाएगा तब वो जो है इसको चार्ज करेगा, ठीक है। तो और आकार में आप देखते हैं कि बैटरी कितनी बड़ी होती है, कोई भी बैटरी हो, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन का देखते हैं, और आप देख लीजिए इन्वर्टर का बैटरी या फिर किसी और तरह का बैटरी देख लीजिए तो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन ये आकार में भी बहुत छोटा होता है। जैसे 10 रुपये का सिक्का नहीं होता है, उस प्रकार से इतनी छोटी बैटरी है जो कि परमाणु बैटरी बनाई गई है बीटा वोल्ट कंपनी के द्वारा। और इस कंपनी का संबंध किस देश से है, तो चीन से है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं लल्लन टॉप प्रश्न, परमाणु बम के जनक कौन है, तो ओपनहाइमर जी हैं। और अगर बात करें परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर काम करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम काम करता है। नेक्स्ट है आपका, भारत की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है, तो भारत की स्वदेशी यानी कि स्वनिर्मित, यानी कि जो भारत में निर्माण की गई हो, ऐसी परमाणु पनडुब्बी का नाम है INS अरिहंत। नेक्स्ट है आपका, परमाणु रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा नियंत्रण नाभिकीय विखंडन होता है। इसके बाद देख लेते हैं चौथा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा भारतीय संस्थान दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड बना है, तो हाल ही में कौन सा भारतीय संस्थान दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान IT ब्रांड बना है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा TCS। इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो मूल्यवान IT ब्रांड अगर बात करें पहले नंबर पर कौन सा है, तो यह है एक्सेंचर, ठीक है, यह है एक्सेंचर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यह डबलिन में है। अगर दूसरे नंबर पर विश्व की सबसे मूल्यवान IT ब्रांड की बात करें तो वह है TCS, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसकी वैल्यू की अगर बात करें तो $19.2 मिलियन है। तो विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी हो जाती है एक्सेंचर, और दूसरे नंबर पर सबसे मूल्यवान IT ब्रांड है TCS, ये आप याद रखेंगे। और थर्ड नंबर पर बात करें तो यह हो जाता है इन्फोसिस का। नेक्स्ट है आपका, भारत की 13वीं महारत्न कंपनी कौन सी है, तो भारत में वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनी है, तो 13 महारत्न कंपनी है। अगर बात करें नवीनतम कौन सी है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है। इसके बाद भारत का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सा है, तो यह LIC। और IT एक्ट किस वर्ष से संबंधित है, तो आई थिंक मैं भूल गया हूँ, इसको आप एक बार गूगल कर लेना। तो IT एक्ट, नहीं तो मैं जो है इसको टेलीग्राम में डाल दूंगा, पिन कर दूंगा, ठीक है। तो IT एक्ट किस वर्ष से संबंधित है, ये आप अपने लिए एक क्वेश्चन समझ लेना, ठीक है। तो आपका ये आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो नेशनल स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। और कब शुरू किया गया था, तो पहली बार तो 2022 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है। अगर आप बात करेंगे कि अभी तक जो है भारत में 6 शास्त्रीय भाषाएं थी,
तो हाँ सही बात है, 6 थी, लेकिन अभी जो है 3 भाषाओं को एक साथ जोड़ दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि 9वीं शास्त्रीय भाषा कौन सी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती, फारसी। तो 9वीं शास्त्रीय भाषा है आपका फारसी। इसके बारे में पूरी व्याख्या देखते हैं। तो शास्त्रीय भाषाएं भारत में कितनी थी, तो 6 थी। अभी जो है 3 नई भाषाएं जोड़ दी गई हैं। और किसके द्वारा जोड़ा गया है, तो एस जयशंकर जी के द्वारा जोड़ा गया है। और एस जयशंकर जी कौन है, तो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, मैंने आपको बताया था। ये अभी किस दौरे पर हैं, किस देश के, तो ये ईरान के दौरे पर हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो भारत की पहले 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी थी, तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो आपका सबसे प्राचीन भाषा है तमिल। और अभी जो है सबसे नवीनतम कौन बनी है, तो अभी जो है अब तक कौन थी, तो उड़िया थी, लेकिन अभी 3 और जोड़ दी गई हैं। कौन कौन सी, तो क्रम भी याद रखेंगे, क्योंकि इसी क्रम में जो है भाषाओं को जोड़ा गया है। तो पाली 8वीं बनी है, 7वीं बनी है, प्राकृत 8वीं और फारसी 9वीं। तो अब वर्तमान में नवीनतम कौन सी बन गई है, तो नवीनतम बन गई है आपकी फारसी। ठीक है, तो भारत में जो है कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है, 9 हो गई है। 9वीं कौन सी है, तो यह है फारसी। नेक्स्ट देख लेते हैं, लल्लन टॉप प्रश्न है कि अनुसूची 8 में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 थी, लेकिन बात कर रहा है वर्तमान में कितनी कुल भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। संघ की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो इसमें भाग पूछ रहा है। तो संघ की राजभाषा का उल्लेख है 17वें भाग में। अगर अनुच्छेद की बात करें तो 343 से लेकर 351 के बीच में संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। हिंदी के विकास के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है प्रस्तावित है, मतलब किस अनुच्छेद के तहत जो है आप हिंदी का विकास कर सकते हैं, तो 351 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न है 6ठा। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है। तो भारतीय सेना हमारी आन बान शान, इन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो आप सभी को पता ही है कि ऑपरेशन अजय, यह जो हमने कहाँ पे चलाया था, इजराइल में। ऑपरेशन दोस्ती यह चलाया गया था तुर्की और सीरिया में। ऑपरेशन गंगा यह यूक्रेन में चलाया गया था। तो बचता है हमारा एक ऑप्शन, तो सही जवाब हो जाएगा भारतीय सेना के द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है, तो ऑपरेशन सर्वशक्ति। नेक्स्ट अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। तो ऑपरेशन सर्वशक्ति भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में शुरू किया है। अगर बात करें किस ज़िले में शुरू किया है, तो राजौरी और पुंछ ज़िले में इसको, मतलब यहाँ से ऑपरेशन शुरू किया है। क्यों शुरू किया गया, क्योंकि आतंकियों के लिए शुरू किया गया है। आतंकियों को सफाया करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा। तो अब देख लेते हैं बाकी के जो ऑप्शन में दिए गए थे, मैंने बता ही दिया है, लेकिन एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। तो इजराइल में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू किया था। कहाँ पर, इजराइल में। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन दोस्ती चलाया था। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा भारत के द्वारा चलाया गया था। आपको पता है कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध होने की स्थिति में जो है भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाकर जो है अपने भारतीयों को यूक्रेन से बाहर निकाल लिया था। नेक्स्ट आपका है कुछ महत्वपूर्ण लल्लन टॉप ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ये किसने चलाया था, तो हमास ने इजराइल के खिलाफ चलाया था। तो ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड किसने चलाया था, हमास ने। किसके खिलाफ, तो इजराइल के खिलाफ। लेकिन अगर बात करें तो इजराइल ने हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इजराइल ने हमास के खिलाफ चलाया था। ऑपरेशन कावेरी हमने सूडान में चलाया था। ऑपरेशन करुणा हमने म्यांमार में चलाया था। इसके बाद है आपका 7वां प्रश्न, असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो असम के 3 महत्वपूर्ण सम्मान होते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सम्मान है असम वैभव पुरस्कार। यह किसे दिया गया है 2023 के क्रम में देखा जाए तो रंजन गोगोई जी को दिया गया है। ये भारत के जो है 46वें जस्टिस थे। ठीक है, अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो असम के 3 अवार्ड हैं, कौन कौन से, असम वैभव,
जिसे सर्वोच्च पुरस्कार भी कहते हैं। तो असम का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? असम वैभव है, दूसरा है असम सौरव और तीसरा है असम गौरव। तो असम वैभव किसे दिया गया है? तो असम वैभव सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई जी को दिया गया है। क्यों दिया गया? क्योंकि राम मंदिर पे जो है अच्छे फैसले सुनाने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं असम सौरव किसे दिया गया है? यह हिमा दास जी को दिया गया है। और ये कौन है? तो ये भारत की एक महान धावक है। असम गौरव किसे दिया गया? तो असम गौरव जो है 22 लोगों को दिया गया है। तो आपको क्रम याद रखना है। तो असम गौरव किसे दिया गया है? 22 लोगों को दिया गया है। इसके बाद असम वैभव किसे दिया गया है? तो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई जी को दिया गया है असम गौरव। असम सौरव किसे दिया गया है? तो हिमा दास जी को दिया गया है। इसके बाद है आपका घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है दिव्या कीर्ति सिंह। अगर 2023 में बात करें अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? तो 26 लोगों को मिला है। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर सिकृता पाल जी को दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली पैरा तीरंदाजी खिलाड़ी कौन सी हैं? तो यह शीतल देवी हैं। इनका संबंध है जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट है आपका असम का प्राचीन नाम क्या है? तो कामरूप असम का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8वां है, हाल ही में मवेशियों के त्यौहार कनुमा का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कनुमा जो है किसका फेस्टिवल है? यह मवेशियों का, यानी कि जो चारागाह, जो चरवाहों को चराने वाले लोग होते हैं उन्हें मवेशी बोला जाता है। तो कनुमा कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना में। इसकी पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो कनुमा त्यौहार मवेशियों का त्यौहार है। यह स्पेशली बात करें कहाँ पर मनाया जाता है, तो यह तेलंगाना में मनाया जाता है, लेकिन यह आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। तो ऑप्शन में अगर दोनों मिले तो आपको तेलंगाना टिक करना है, अगर तेलंगाना ना हो तो आप आंध्र प्रदेश भी कर सकते हैं। और बात करें मवेशियों की पूजा जो है किस राज्य में होती है? तो तेलंगाना में होती है। अट्टुकल पोंगल यह कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो यह केरल में किया जाता है। अगर बात करें सिर्फ पोंगल की तो यह तमिलनाडु में किया जाता है। अट्टुकल पोंगल कहाँ पर होता है? केरल में। यह महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। वांगला महोत्सव कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो यह मेघालय में किया जाता है। नेक्स्ट आपका होजागिरी त्यौहार कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? त्रिपुरा में। सागा दावा यह सिक्किम में किया जाता है। इस दिन जो है बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है सागा दावा सेलिब्रेट किया जाता है सिक्किम में। बथुकम्बा, बोनालू और मेदराम जात्रा ये तीनों फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं? तो तेलंगाना में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 9वां, हाल ही में महतारी वंदना योजना किसने प्रारंभ की है? तो महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार। तो आपका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, अब इसके बारे में पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो महतारी वंदना योजना, महतारी मतलब माँ होता है, छत्तीसगढ़ में माँ जी को जो है महतारी भी बोलते हैं। तो इसी आधार पे जो है महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है? तो सीएम विष्णु देव साय जी ने। तो आपको पता है कि अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, तो सीएम बने छत्तीसगढ़ के नए सीएम कौन बने हैं? तो विष्णु देव। और छत्तीसगढ़ में अगर पूछे किसकी पार्टी के सीएम बने हैं तो बीजेपी पार्टी के। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, एक सेकेंड, हाँ, तो महतारी वंदना योजना कहाँ शुरू किया गया? छत्तीसगढ़ में। किसने शुरू किया है? तो सीएम विष्णु देव साय जी ने शुरू किया है। यहाँ पे जो है क्यों शुरू किया गया? क्योंकि महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। और किस महिलाओं को दिया जाएगा? तो केवल विवाहित महिलाओं को दिया जाएगा, जिनकी उम्र जो है 23 से 60 वर्ष होगी। इतने वर्ग की, मतलब इतने एज की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये दिया जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये कहाँ शुरू किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। ये छेरा फेस्टिवल है, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो यह छत्तीसगढ़ में सेलिब्रेट किया जाता है। हरेली त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। अगर हरेला त्यौहार की बात करें तो हरेला मनाया जाता है आपका उत्तराखंड में, और हरेली छत्तीसगढ़ में। तीजन बाई पिंडवानी नृत्य, तीजन बाई का संबंध किससे है? तो पिंडवानी नृत्य से है। और तीजन बाई का संबंध अगर पूछे किस राज्य से है? तो यह छत्तीसगढ़ की है। नेक्स्ट है आपका, बस्तर में झूमिंग कृषि को
किस नाम से जाना जाता है, यानी जो बर्निंग एंड स्लैश कृषि होती है इसे जो है बस्तर में क्या बोला जाता है, तो दीपा बोला जाता है। नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न है, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं 25 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से, रिवीजन करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्ग शर्मा 4 किसने चलाया है, तो ऑपरेशन मार्ग शर्मा 4 किसने चलाया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान ने। इसके बारे में देख लेते हैं। तो ऑपरेशन मार्ग शर्मा 4 पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ चलाया है। इसका मतलब क्या होता है, तो इस ऑपरेशन का मतलब होता है, अर्थ होता है लड़ाकों का खात्मा। अब हम जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं यूपी स्पेशल करंट अफेयर से, जो कि ROAR, UPPSC और यूपी पुलिस जैसे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी जल्दी 10 मिनट में रिवीजन कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल किसने शुरू किया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है आपका VFS ग्लोबल जॉइंट वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर कहाँ खोला गया है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका यूपी में G20 सम्मेलन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं, तो तुलिका रानी जी बनाई गई थी। रोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 किस राज्य में शुरू हुआ, तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तो लखनऊ में। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट है आपका तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो तीसरा खेलो इंडिया, तो तीसरे क्रम का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का आयोजन कहाँ पर किया गया, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका यूपी का हर घर RO वाला गांव, ठीक है। तो RO वाला पहला गांव कौन सा है, तो यूपी का हर घर RO वाला गांव है भरतौल गांव कहाँ पर है, किस जिले में, तो बरेली में है। इसके बाद है आपका सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो यह है यूपी का। नेक्स्ट है आपका संसद खेलो महाकुंभ 2022-23 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है, तो बस्ती जिले में। तो संसद खेलो महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था, तो बस्ती में किया गया था। नेक्स्ट है आपका 2022 में स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू हुआ था, तो श्रावस्ती से शुरू हुआ था, श्रावस्ती जिले से। नेक्स्ट आपका लखनऊ की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित होगा, तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका अभ्युदय योजना, इसका मतलब होता है फ्री कोचिंग बच्चों को जो है तैयारी कराने के लिए। अभ्युदय योजना किस राज्य ने शुरू करी है, तो उत्तर प्रदेश ने शुरू करी है। देश का पहला अमृत सरोवर कहाँ बना है, तो देश का पहला अमृत सरोवर बना है पटवई रामपुर जिले में उत्तर प्रदेश के। 14वां प्रश्न है देश की सबसे लंबी नदी ग्रुप सेवा कहाँ शुरू हुई है, तो देश की सबसे लंबी नदी ग्रुप सेवा शुरू हुई है जिसका नाम है गंगा बिलास। और कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है, तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच यह शुरू की गई है। और वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच जो है टोटल कितनी दूरी हो जाएगी, तो 3200 किलोमीटर हो जाएगा। और इसके बाद 3200 किलोमीटर यानी कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक पहुँचने में कितना दिन लग जाएगा, 51 दिन लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग बैठक कहाँ हुई, तो यह आगरा में हुआ था। सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप की मेज़बानी किस जिले ने की है, तो सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप की मेज़बानी करी है कानपुर यूपी ने। नेक्स्ट है आपका हाल ही में यूनेस्को भारत की अफ्रीका हैकाथॉन 2022 कहाँ आयोजित हुआ, तो हाल ही में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 2022 का आयोजन हुआ ग्रेटर नोएडा यूपी में। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है वाराणसी में। नेक्स्ट है आपका मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो मथुरा और वृंदावन में जो है शुद्ध शून्य कार्बन का उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है 2041 तक। इसके बाद है देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ बनाया गया है, तो देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे बनाया गया है नोएडा में यूपी के। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ करी है, तो मुख्यमंत्री बाल सेवा, तो आपको पता है कि योगी जी बच्चों से कितना प्रेम करते हैं, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। SCO की सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है वाराणसी को। इसके बाद है आपका
23वां प्रश्न, किस जिले में जल विभाग द्वारा सोलर सिटी लगाए जा रहे हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वाराणसी में। देश का पहला वाटर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो देश का पहला वाटर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है वाराणसी को। आज का आखिरी प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में निकाय चुनाव के ओबीसी आरक्षण आयोग विकसित किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में ओबीसी आरक्षण आयोग का गठन किया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राम अवतार सिंह। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने 20 क्वेश्चन करंट अफेयर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे डेली के करंट अफेयर को रिवीजन किया है। इसके बाद 25 क्वेश्चन जो कि उत्तर प्रदेश से स्पेशल संबंधित था इसको भी रिवीजन कर लिया। तो इस प्रकार हमने टोटल 45 क्वेश्चन किया है और व्याख्या के साथ। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट, मेरे भाई, आप सभी क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।